ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये कल चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किया था, हाँ या ना? गाइस रिप्लाई आना चाहिए तुम लोग का। गाइस ये चैप्टर कल स्टार्ट किया था कि नहीं? गुड। तो स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता है क्या? सर बिल ऑफ एक्सचेंज कुछ नहीं होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाता है? सेल्स के और टर्म्स ऑफ पेमेंट्स लिखे रहते हैं, मतलब क्या सेल किया है और पेमेंट कितना होने वाला है उसके बारे में लिखा जाता है, पेमेंट किसको होने वाला है वो सब चीजें उसमें लिखी जाती है। फिर हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा था कि ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवी कौन होता है, आया ना? जो सेल करता है, जो सेल करता है वो कौन रहता है? वो ड्रॉवर रहता है, आया ना? और जो पेमेंट करने वाला मतलब जिसने परचेस किया है वो कौन रहता है तुम लोग का? ड्रॉवी। फिर इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं? ड्रॉज द बिल एंड एक्सेप्ट्स द बिल, आया ना? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। फिर हम लोग ने देखा था कि डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले क्या होता है? ड्राफ्ट होता है, और साइन होने के बाद क्या बोलते हैं हम लोग उसको? बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, तो अब मेरा जो टिक मार्क रहता है ना, तो कभी कभी उल्टा रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्टी हूं ना। तुम लोग ऐसे ऐसे राइट ऐसे मारते हो ना, मैं ऐसे हूं। फिर देखा था हम लोग ने बिल ऑफ एक्सचेंज में जो मिस्टर ए था, मतलब जिसने क्या किया है, जिसने सेल किया है, वो क्या होल्ड करता है? आपका क्रेडिटर होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है? क्रेडिटर्स होल्ड करता है। और जो परचेस कर रहा है वो क्या होल्ड करता है? डेटर्स होल्ड करता है, राइट? मतलब वो डेटर्स कहलाएगा क्योंकि वो पेमेंट करने वाला है, आया ना? और जो सेल कर रहा है वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है, आया ना? बराबर। फिर और क्या बात हुई थी कि जो क्रेडिटर होता है वो क्या होल्ड करने वाला है आगे जाके? बिल्स रिसीवेबल होल्ड करने वाला है, बराबर, क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है। बिल उसके हाथ में रहेगा तो उसके हाथ में बोलेंगे आप लोग कि बिल्स रिसीवेबल है। ये अभी क्या है? ये बिल्स रिसीवेबल है। डेटर है ये मिस्टर बी, वो आगे जाके क्या कहलाएगा? बिल्स पेएबल कहलाएगा, ठीक है? तो क्रेडिटर होल्ड्स बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर होल्ड्स बिल्स पेएबल। ड्रॉवी इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल और ड्राफ्ट, एंड ड्रॉवी इज द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल और ड्राफ्ट। चलो आगे देखते। फिर हम लोग ने कुछ स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट। ये एग्जांपल्स हम लोग ने कल सॉल्व किए थे। फिर हम लोग ने एक और चीज देखी थी कि प्रीसीडिंग डे कब होता है और सक्सीडिंग डे कब होता है। अगर बैंक हॉलीडे होगा, मतलब नेशनल हॉलीडे रहेगा, तो क्या रहेगा आप लोग का? प्रीसीडिंग डे रहेगा, ठीक है? और अगर इमरजेंसी हॉलीडे रहेगा तो सक्सीडिंग डे रहेगा। कल मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क में करने बोले थे, आप लोग ने किए? गुड। फिर आते आगे बात करते बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोग के पास 2 चीजें थी, एक आफ्टर डेट था और एक आफ्टर साइट था। आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है? जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उसी दिन से आपका डे कैलकुलेशन होना चालू हो जाएगा, डेज कैलकुलेट होने चालू हो जाएंगे, ठीक है? आफ्टर साइट क्या बोलता है? सर ड्यू डेट विल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ रहेगा उसके आगे आपके डेज कैलकुलेट होने चालू हो जाएंगे। इज इट क्लियर? पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे बढ़ते। फिर हम लोग ने देखा था एंड्रोसमेंट। एंड्रोसमेंट देखा था कि नहीं गाइस? एंड्रोसमेंट ऑफ बिल में क्या होता है कि बिल जब एक्सेप्ट होके वापस से एक पर्सन के पास आता है तो वो पर्सन बिल अपने थर्ड पार्टी को बिल ट्रांसफर करता है। क्या करता है? थर्ड पार्टी को बिल ट्रांसफर करता है। अगर बिल ट्रांसफर हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंड्रोसमेंट बोलेंगे। मिस्टर ए इज नोन एज एंड्रोसर एंड मिस्टर सी विल बी नोन एज एंड्रोसी। जिसने बिल ट्रांसफर किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोसर बोलेंगे, ठीक है? और जिसने बिल जो ट्रांसफर किया हुआ बिल एक्सेप्ट किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोसी बोलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे इधर आ, बस इतने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस। एक तो तुम लोग बैग को इतनी जगह देके बैठते हो कि तुम लोग को जगह ही नहीं रहती है बैठने के लिए। यहाँ पे और एक जन आराम से बैठ सकता था, 5 जन जिधर बैठे ना उधर। चलो फिर हम लोग ने देखा था कि तो बिल ड्रॉ करता है उसको मिस्टर ए था, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉवी। एंड जो बिल होल्ड करता है, मतलब जिसके हाथ में बिल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पे। आया ना? तो इन केस ऑफ अगर नॉर्मल केस चल रहा है, मतलब एंड्रोसमेंट का केस नहीं है, तो मेरा पेई कौन रहेगा? ड्रॉवर खुद ही रहेगा ना, क्योंकि बिल तो उसके हाथ में ही है। तो जिसके हाथ में बिल रहेगा उसको वो पे ही रहेगा, उसको पे करना है आपको। पे का क्या मतलब होता है? जिसको पे करने वाले हो आप। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? नहीं। द पे विल बी द ड्रॉवर इफ बिल इज नॉट एंड्रॉस। अगर बिल एंड्रॉस हुआ नहीं रहेगा तो पे विल बी द ड्रॉवर। एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग ने लास्ट में एक देखा था कि पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व रहती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। तो सबसे पहली पार्टी आपकी ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। ये 3 पार्टी आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में रहती है। इज इट क्लियर?
पक्का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़े। बुक निकालने के लिए कुछ आमंत्रण, लव लेटर कि कुछ चाहिए तेरे को अलग से? हाँ, चलो अभी आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। आज से हम लोग स्टडी करना चालू करेंगे जर्नल एंट्रीज, कि एंट्रीज कैसे पास होती है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ केस स्टडीज है, केस 1 है, केस 2, ऐसे थोड़े अलग अलग केस स्टडीज है, तो हम लोग एक एक करके केस स्टडीज देखेंगे। तो आज हम लोग पहले तो आम जिंदगी करेंगे। क्या करेंगे? आम जिंदगी। आम जिंदगी क्या बोलती है? आम जिंदगी क्या होती रहती है बताओ जरा मेरे को, तुम लोग के हिसाब से आम जिंदगी बोले तो क्या? अभी बिल ऑफ एक्सचेंज में आम जिंदगी मतलब क्या होगी? सर आपने कुछ बेचा, सामने वाले ने उसको परचेस किया, आपने बिल भेजा, उसने एक्सेप्ट किया, आया ना, वापस से आया, फिर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसने क्या किया, वो बिल का पेमेंट कर दिया, आया ना। तो ये तो आम जिंदगी थी। ये क्या थी गाइस? तुम लोग की आम जिंदगी थी, बराबर। अभी मेंटोस वाली जिंदगी कब चालू होती है पता है? जब सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट नहीं करता। दिक्कत कब आएगी? पेमेंट होने पे दिक्कत आएगी कि पेमेंट ना होने पे दिक्कत आएगी? सीधी बात है ना, पैसा नहीं मिलेगा तो दिक्कत है ना। अगर पैसा मिल गया तो दिक्कत की बात ही नहीं है ना। तो जब पैसा मिलता है ना तो चीजें आसान रहती है। पैसा जब मिलेगा तो चीजें क्या रहेगी आपकी? आसान रहेगी। जब पैसा नहीं मिलेगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं ना, तो एक्शंस लेने पड़ते हैं, फिर लीगल एक्शंस आते हैं, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हैं, है ना। बराबर है, बराबर है कि नहीं है? आप समझो ना, एक मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, एक एक्स है एक वाई है। एक्स ने वाई को पैसा देके रखा है, वाई देने का नाम नहीं ले रहा, तो झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। ये स्पेशली गर्ल्स में होता है, बॉयज में होता नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, डरो, गुस्सा मत करना, दिल पे मत लेना, ये फैक्ट है। क्योंकि गर्ल्स में ज्यादा करके झगड़े होते हैं, बॉयज में झगड़े नहीं होते। बॉयज इग्नोर कर देते, आज चले ना, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, मैं तुम लोग को किसी को जज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में बहुत से झगड़े हुए ये सारी चीजों को लेकर। गर्ल्स में झगड़े होते रहते हैं, बॉयज वालों का ऐसा कुछ नहीं। झगड़ा भी हुआ रहेगा तो 5 मिनट बाद चाय पीने बैठेंगे दोनों साथ में, फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, झगड़ा भी होता है तो, ठीक है। क्यों? पता है ना आगे तो इसके साथ ही जाना है। हाँ, मार खाना रहेगा तो मेरे साथ कौन मार खाएगा, तो यही खाएगा, है ना। तो बॉयज लोगों का वैसा नहीं रहता, तो झगड़े होते। तो अगर एक्स ने वाई को पैसा दिया तो वाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? वाई पैसा रिटर्न देने की। नहीं दे रहा था करके झगड़े हुए, है ना, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। तो यहाँ पे भी सेम ही है। अगर पैसा दे रहा है सामने वाला पार्टी, अगर पैसा देने के लिए रेडी है तो आम जिंदगी है। अगर पैसा नहीं दे रहा है सामने वाला पार्टी तो मेंटोस वाली जिंदगी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल। इज इट क्लियर? चलो तो अभी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो केस स्टडी, हम लोग सिंपल केस स्टडी का पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? सिंपल केस स्टडी। तुम लोग मुझे बताओगे कि एक एक चीज है। यहाँ पे मिस्टर ए, यहाँ पे मिस्टर बी है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज को ना आप लोग को ना ऐसे एक स्टोरी लिखी रहती है 4 लाइन में, एक 4 लाइन में ना स्टोरी लिखी रहती है, वो आपको नरेट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? नरेट। आपको देखना पड़ता है, अच्छा हाँ इसने इसको बेचा तो जर्नल एंट्री क्या पास करूं, अच्छा इसने अभी बिल भेजा तो बिल का एंट्री क्या आएगा, अच्छा बिल एक्सेप्ट हुआ, बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या आएगा। ये सारी चीजें होती है। तो आप लोग को जो पैराग्राफ आता है ना, एक पैराग्राफ आता है 4 से 5 लाइन का, मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग एक्चुअल में जब मेरे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बुकलेट के, तब आपको बताऊंगा मैं कि देखो एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 4-5 लाइन का क्वेश्चन आएगा और आपको 10 मार्क मिल जाएंगे फुकट के। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड को, चिंदी सा रहता है, छोटू सा रहता है, ठीक है। तो मैं एक अभी सिंपल से आपके सामने केस स्टडी रख रहा हूं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया? सेल किया। क्या किया है? सेल किया, आया ना, बराबर ना। अभी ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ तो सेल करना पड़ेगा, और मिस्टर बी ने क्या किया होगा? परचेस किया होगा, आया ना। तो अभी इधर दोनों की बुक्स में एंट्री जाएगी ना, आया ना। मैं यहाँ पे थोड़ा एक लाइन बना के ना इधर एंट्री मारता हुआ। तो पहले तो ये इन द बुक्स ऑफ ए है और इन द बुक्स ऑफ बी। तो मिस्टर ए ने क्या किया है? तो यहाँ पे सेल की एंट्री आएगी, आया ना। ये सेल पैसे में हो रहा है कि उधारी में हो रहा है? सब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं ना, तो उधारी में हो रहा रहेगा, बट ऑब्वियस है, आया ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या मारू मैं? डेटर्स टू सेल, बराबर। मेरा डेटर कौन है? 20 अकाउंट टू सेल अकाउंट, आया ना।
देखो एकदम सिंपल होता है गाइस, ज्यादा सोचना नहीं होता। मैं स्टोरी बता रहा हूं ना तुम लोग को। ए ने बी को बेचा, बी ने क्या किया, फिर परचेस किया। अगर इसने बेचा है तो बी ने क्या किया रहेगा, परचेस। तो बी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, परचेस की आएगी ना। तो एंट्री क्या होती है परचेस की, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो यहाँ पे मेरा क्रेडिटर कौन है, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा परचेस टू, अरे क्रेडिटर क्यों लिख रहा हूं, ए लिखना है ना हम लोग को, सॉरी अपने पास है ना नाम, ए आ जाएगा, बराबर, ठीक है। फिर अभी बेचा माल, अभी पैसे की जरूरत किसको है, ए को ना। तो ए क्या करेगा, अभी ए वापिस से बिल भेजेगा, आया ना, बराबर। वो बिल एक्सेप्ट करेगा कौन, मिस्टर बी। और मिस्टर बी बिल एक्सेप्ट करके वापिस से इसे ड्राफ्ट भेजा ना, सॉरी यहाँ पे ड्राफ्ट, यहाँ पे ड्राफ्ट भेजा। और ये बिल बन के किसके पास आ गया, अभी ए के पास आ गया, आया ना। तो अभी बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक्सेप्ट हो गया बिल। अभी बिल एक्सेप्ट की एंट्री क्या आएगी बताओ। तो जो डेटर्स थे आपके, ये जो डेटर्स थे, अभी डेटर्स कम हो जाते हैं और बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाते हैं, समझा। जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है ना तुम लोग का, तो जो डेटर्स रहते हैं जिससे पैसा आने वाला रहता है, वो अभी डेटर्स नहीं कहलाएगा, अभी वो कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा तुम लोग का। क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर बी कम हो जाएगा, आया ना, और बिल्स रिसीवेबल बढ़ जाएगा। तो एंट्री क्या मारू मैं, बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर बी, आया ना। तो यहाँ पे आ गया बिल्स रिसीवेबल टू मिस्टर बी, आया ना, बराबर। अभी सेम एंट्री यहाँ पे भी गिरेगी, इसका क्रेडिटर कम हो जाएगा और बिल्स पेएबल बढ़ जाएगा ना, कि अभी इसको आ जाएगा कि आप बिल्स पे करना बाकी है अभी मेरे को, आया ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। इज इट क्लियर, आया ना। अब तक सब आसानी से चल रहा था, किसी को कोई डाउट था यहाँ तक, नहीं। अभी क्या होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से, अभी क्या होना चाहिए था। अभी बिल्स, पहले तो माल बेचा, एक ने माल बेचा, एक ने माल परचेस किया, एक ने बिल बना के बेचा, दूसरे ने एक्सेप्ट करके किया, मतलब बिल एक्सेप्टेंस की भी एंट्री मार दी। तो अभी क्या होना चाहिए था, बताओ ना, क्या होना चाहिए था, पेमेंट होना चाहिए था। तो समझ लेते, पहले तो आम जिंदगी देख लेते कि बाबा बी ने पेमेंट कर दी, बी ने क्या की, पेमेंट कर दी। तो एंट्री क्या मारूंगा मैं बी के, इसमें बी का बैंक बैलेंस कम हुआ रहेगा ना, आया ना। तो एंट्री क्या आएगी बताओ, यहाँ पे बिल्स पेएबल था ना, अभी वो कम हो जाएगा। तो बिल्स पेएबल टू बैंक और कैश, जो भी आपको बोला रहेगा बुक में, आया ना। और इसका अभी क्या हो गया रहेगा, पैसा आ गए, मतलब कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस बढ़ गया रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अभी कम हो गया ना, अभी बिल्स रिसीवेबल थोड़ी ना बचा, पैसा आ गया, आया ना। तो ये हो गई आपकी आम जिंदगी, ये क्या हो गई आपकी आम जिंदगी। आप मेरे आपके बुक्स में देखो एंट्री सारे सेम मिलेगी। देखो सबसे पहले तो सेल की एंट्री मारी है, परचेस की एंट्री मारी है, आया ना। क्या मारी है, डेटर्स टू सेल्स और परचेस टू क्रेडिटर्स, आया ना। फिर क्या मारी है मैंने, व्हेन बिल इज एक्सेप्ट, बिल एक्सेप्ट करने के बाद की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। फिर आया था ऑन ड्यू डेट, अभी जब ड्यू डेट मतलब पेमेंट करने की बारी आती है, तो पेमेंट करते समय आपके पास दो ऑप्शंस है। एक होता है बिल अगर सॉरी ड्रॉवी पेड दी अमाउंट, अगर ड्रॉवी ने अमाउंट पे कर दिया, मतलब हाँ सब आम जिंदगी है। तो एंट्री क्या मारोगे आप लोग, मैंने अभी दिखाई थी आप लोग को, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंड देन बिल्स पेएबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, आया ना। पक्का, यहां तक किसी को कोई डाउट है, नहीं। जरा फटाफट एंट्री लिख लो, फिर हम लोग बात करते हैं अगर पेमेंट रिफ्यूज कर दी तो क्या करेंगे। चलो लिख लिया। अभी समझो कि जो सामने वाली पार्टी है, अगर उसने रिफ्यूज किया कि भाई मेरे को पैसा नहीं देना तुझे, ठीक है, तो आप क्या एक्शन लोगे भाई, क्या करोगे, हाँ केस करोगे। तो चलो ठीक है, हम लोग कोर्ट में आ गए, कोर्ट में अपना जज साहब खड़ा था। जज सर ने पूछा क्यों बाबा आपने पेमेंट क्यों नहीं किया इसको,
तो आपकी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट रेज हुई है कि इनका बिल था, आपने पेमेंट किया नहीं है अभी तक इनको। तो जो सामने वाली पार्टी थी, समझो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है, ये बी पेमेंट करने वाला था। बी ने क्या बोला पता है जज को फिर कि सर ये पैसा मांगने आया ही नहीं मेरे पास। बी ने क्या बोला मिस्टर जज को कि ये पैसा मांगने आया ही नहीं। और कैसा रहता है पता है क्या, अगर कोर्ट में पहली बात तो जो आप बोलते हो स्टेटमेंट रहता है, वो प्रूफ करना पड़ता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, नहीं तो फिर कोर्ट मान लेती है सामने वाला जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। ठीक है, तो बी ने बोला कि पैसा मांगने आया ही नहीं मेरे पास। तो जज ने पूछा मिस्टर ए को, क्यों भाई आप पैसा मांगने गए नहीं थे क्या? तो ए बोला कि नहीं मैं तो गया था। तो अभी जज क्या बोलेगा, क्या प्रूफ है कि आप उसके पास पैसा मांगने गए थे? समझा तुम लोग को मेरे को क्या बताना है, समझा क्या? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका कुछ तो रिलेशन है उस एंट्री के साथ। ठीक है, मैं ऐसे टाइम पास के लिए नहीं बता रहा तुम लोग को। तो प्रूफ मांगा, तो अभी समझो आप एक ही जगह पे हो, तो आपके पास क्या प्रूफ था क्या? अभी आप कैसे प्रूफ करते कि मैं आप गए थे पैसा मांगने के लिए? हाँ हाँ, तो बिल तो है ना, बिल है, बिल है। मैंने ये नहीं बोला कि बिल नहीं है, वो बी मिस्टर बी भी बोल रहा है कि बिल है। जज ने मिस्टर बी को क्या पूछा कि बाबा आपने इनको पैसा क्यों नहीं दिया? तो मिस्टर बी ने क्या बोला कि सर ये मांगने आया ही नहीं मेरे पास, इसके लिए मैंने इसको दिया नहीं। तो अभी जज ने मिस्टर ए को पूछा कि बाबा आप क्यों नहीं गए उसको पैसा मांगने के लिए, वो तो देने के लिए रेडी है बोल रहा है, आप गए नहीं करके उसने दिया नहीं। तो मिस्टर ए क्या बोल रहा है, मैं गया था जज साहब, इसने दिए नहीं। तो अभी आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो जज आपको बोलेगा कि क्या प्रूफ है कि आप उसके पास पैसा मांगने गए थे, मुझे कुछ तो बताओ, कुछ तो एविडेंस दो कि इससे ये साबित हो कि आप उसके पास पैसा मांगने गए थे। है क्या कुछ एविडेंस? अभी आप लोग सब लोग इतने जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे सब लोग, आप एक ही जगह पे आपको खुद को रखो और इमेजिन करो कि आपके पास कुछ एविडेंस था क्या? था क्या एविडेंस? तो एविडेंस रहना चाहिए था ना, है ना? तभी तो मैं कोर्ट में जाके मैं क्या कर सकता हूं, लड़ सकता हूं। तो एविडेंस के नाम के नीचे हम लोग एक नोटरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नोटरी। नोटरी एक लीगल एविडेंस होता है, कोई भी जो लॉयर्स रहते हैं वो आपको बना के दे देते हैं कि नोटरी क्या रहता है। एक नोटरी एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें आप कुछ भी लिखते हो, और अगर क्या बोलते हैं उसको, किसी लॉयर ने उसको साइन किया रहता है तो उसको एज ए ट्रू कॉपी मानते हैं हम लोग कि हाँ बाबा इस रियलिटी में हुआ था, ये क्या हुआ था, रियलिटी में ये चीज हुई थी। तो अभी जिस दिन ए बी के पास पैसा मांगने गया था और बी ने रिफ्यूज किया पैसा देने के लिए, तो उस दिन ए क्या करेगा, सबसे पहले तो जाके नोटरी बनवाएगा। क्या बनवाएगा? नोटरी बनवाएगा। नोटरी में क्या लिखेगा कि सर मैं बिल मांगने गया था लेकिन उसने दिया नहीं। तो ये उसका लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। ये क्या हो गया? लीगल डॉक्यूमेंट। ये जो नोटरी बनती है ये फुकट में नहीं बनती, इसके पैसे लगते हैं, 500 रुपए लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं? 500 रुपए लगते हैं। कोई 50 रुपए भी लेते हैं तो कोई 500 रुपए भी लेते हैं, डिपेंड्स करता है कि कौन सा लॉयर बना रहा है। अगर हाई क्वालिटी वाला लॉयर बना रहा रहेगा तो ज्यादा पैसा लेगा, अगर ऐसा कोई नल्ला लॉयर बना रहा रहेगा तो 50 रुपए भी ना ले तुम लोग से और पहचान वाला रहेगा तो फुकट में बना लो, आया ना? तो नोटरी बनाने के पैसे लगते हैं। तो अभी क्या हो गया, मिस्टर बी ने, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, मिस्टर बी ने रिफ्यूज किया पैसा देने को, तो मिस्टर ए ने खर्चा किया ना, एक्सपेंस किया ना, आया ना? एक्सपेंस किया कि नहीं किया? अभी वो एक्सपेंस खुद ने किया लेकिन वो पैसा वसूल किससे करेगा? बी से करेगा। किससे करेगा? बी से। तो कभी भी बिल डिसऑनर होता है, तो कभी भी बिल डिसऑनर होता है। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में रखना है तुम लोग को कि बाबा सबसे पहले मिस्टर ए जो बिल होल्ड कर रहा रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जाके नोटरी करेगा। क्या करेगा? नोटरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? तो अभी एंट्री देखो, ठीक है। तो डेटर्स वापिस बढ़ गए मेरे, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया ना, अभी बिल एक्सपायर हो गया तो बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएंगे। लेकिन बिल्स रिसीवेबल कम हुए सर, डेटर्स तो बढ़ गए ना वापिस से, आया ना? लेकिन अभी डेटर्स पहले जितने से बढ़े थे ना उतने से ही नहीं बढ़ेंगे, उसमें और कैश भी ऐड होगा। ये कौन सा कैश है बताओ? सर ये मिस्टर ए ने जो खर्चा किया था ना नोटरी के ऊपर,
आया ना, वो खर्चा भी उसने ऐड किया है, आया ना। वो पैसा भले ही उसने खर्चा किया लेकिन वो वसूल करेगा ना सामने वाले से, क्योंकि ये खर्चा उसकी वजह से हुआ ना। अगर एक बी पार्टी अगर पैसा टाइम पे दे देता तो मुझे खर्चा करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। तो अभी इधर एंट्री क्या आएगी सर? इधर बिल्स पेबल कम हो गए, आया ना। नोटिंग चार्जेस, इसका खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, और अभी किसको देना है? टू क्रेडिटर को देना है। इज इट क्लियर? तो पहले अभी एंट्री लिख लो, फिर इसके ऊपर हम लोग एक फुल फेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिख लो, चलो एंट्री। ओके गाइस, डन। स्टार्ट करें। देखो एग्जांपल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है। ए सोल्ड गुड्स ₹20,000 टू बी। ए ड्रॉज 3 months bill which is accepted by the B on due date. Okay. Case 1, payment is received, and case 2, bill get dishonored and noting charges paid ₹500. ठीक है, तो बिल ड्रॉ हुआ है 3 months के लिए। कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ है? 3 months के लिए हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना फिर। हाँ, तो दोनों बुक्स में एंट्री आएगी। मैं दोनों बुक्स में, आपको एग्जाम में एक ही बुक की एंट्री पूछी जाती है या फिर दोनों भी बुक्स की एंट्री पूछी जा सकती है। लेकिन मैं आपको सॉल्व करते समय दोनों बुक्स की एंट्री दिखाऊंगा, और आपको भी लिखते समय दोनों बुक्स की एंट्री लिखनी है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको मिस्टर ए का बुक पूछे या मिस्टर बी का भी बुक पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आती तो दोनों है, आया ना। तो चलो स्टार्ट करें। तो बताओ सबसे पहले तो एंट्री किसकी आएगी? गाइस सिंपल है, सबसे पहले एंट्री किसकी आएगी? तो कुछ तो सेल हुआ है ना, तो सेल किसने किया है? ए ने सेल किया और बी, दो पार्टी है हमारे पास। तो ए के बुक में सेल की एंट्री आएगी, तो एंट्री क्या आएगी? बीस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, आया ना। और नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है गाइस, नरेशन लिखना है। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा लेकिन एग्जाम में आपको नरेशन लिखना है, नरेशन के मार्क्स रहते हैं। नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कट हो गए, इतना याद रखना, आया ना। चलो फिर ये हो गया। फिर आता है आपका, अभी इधर तो सेल हुआ ना, ये यहाँ पे सेल की एंट्री हुई। अमाउंट कितनी थी? 20,000 और 20,000, आया ना। चलो फिर यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? पहली एंट्री इसकी बुक्स में, मिस्टर बी के बुक में, मिस्टर बी ने क्या किया है? इसने अगर सेल किया तो इसने परचेस किया है सर, परचेस टू, किससे परचेस किया है? मिस्टर एज अकाउंट, आया ना। अमाउंट कितना? वही 20 के, आया ना। फिर अभी सेकेंड एंट्री आएगा। सेकेंड एंट्री क्या? बिल वॉज ड्रॉन फॉर 3 months विच इज एक्सेप्टेड बाय बी, आया ना। बिल एक्सेप्ट हो गया है मतलब, तो एक्सेप्टेंस की एंट्री आएगी। तो मैंने क्या बोला था? डेटर्स जो इधर बढ़ा है, अपने डेटर्स कम करने और बिल्स रिसीवेबल बढ़ाने, आया ना। तो एंट्री क्या आएगी बताओ जरा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स अकाउंट, आया ना। अमाउंट कितना सर? उतना ही। अभी डेटर्स अगर 20,000 के तो अमाउंट भी तो उतना ही आएगा ना, 20 के, आया ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे अभी सेकेंड, यहाँ पे भी तो एंट्री आएगी ना बिल्स पेएबल की, आया ना। तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे ना मेरे, तो यहाँ पे हो जाएगा एज अकाउंट टू बिल्स पेएबल, बराबर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? एंट्री क्या आएगी? 20 के, किसी को कोई डाउट यहां तक? एंट्री नंबर 3। अभी एंट्री नंबर 3 तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए? केस 1 है। ये क्या है आपका? केस 1। केस 1 में क्या बोला है बाबा? पेमेंट हो गई है, आया ना। पेमेंट हो गई, तो पेमेंट अगर हो गई रहेगी तो ये पेमेंट करेगा ना, पहले इसकी बुक में एंट्री गिरेगी, बराबर। क्या एंट्री गिरेगी? क्या एंट्री आएगी? सब बिल्स पेबल अभी कम हो गए, जो पे करना था वो भी खत्म हो गया, तो उसको डेबिट करता हूं। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, सब पेमेंट कौन से थ्रू की रहेगी आपने? या तो कैश थ्रू की रहेगी या तो बैंक थ्रू, लेकिन अमाउंट 20,000 का है। अमाउंट कितना है? 20,000। 10,000 के ऊपर कोई भी अमाउंट रहेगी तो बैंक लिखना है आपको। क्या लिखना है? बैंक। क्यों? क्योंकि आरबीआई अलाउ नहीं करता आपको 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट करने के लिए, ठीक है। इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता आपको, इनकम टैक्स बोलता है मैक्सिमम आप 10,000 तक कैश में पेमेंट कर सकते हो। 10,000 के ऊपर आपकी कोई भी पेमेंट होगी तो वो आप कैश में कर नहीं सकते, आपको बैंक के थ्रू ही दिखानी पड़ेगी, कुछ भी रहने दो फिर वो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आ गया आपका क्या?
सो 20K और यहाँ पे अभी पैसा आएगा ना गाइस, तो एंट्री क्या मारू, बैंक टू बिल्स पेएबल, ओ सॉरी रिसीवेबल कम हो गए ना, रिसीवेबल कम हो कितने से 20K से 20K से बराबर। अभी एंट्री नंबर 4 ये थी आपकी मेंटोस, ये थी आपकी आम जिंदगी। केस 1 क्या थी आपकी आम जिंदगी, केस 2 क्या होगी आपकी, ये कौन सी जिंदगी होगी, मेंटोस वाली। आपको दिमाग लगाना पड़ता है ना, आया ना, तो दिमाग क्या लगाना है अभी देखो। सबसे पहले तो बिल डिसऑनर्ड हो गया है, डिसऑनर होना मतलब क्या, अभी बिल की वैल्यू बची नहीं, ये बिल की वैल्यू अभी बची नहीं, तो बिल कम हो जाएगा और डेटर्स वापस बढ़ जाएंगे, आया ना। तो डेटर्स खड़े हो गए मेरे वापस, तो डेटर्स मतलब मेरे डेबिट बैलेंस है, तो डेटर्स कौन है मेरा यहाँ पे, बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। ये कैश क्या आया सर, सर मैंने क्या बताया था, नोटिंग चार्जेस करते, सॉरी बिल अगर डिसऑनर होता है तो सबसे पहला तो नोटिंग चार्जेस, नोटिंग करा के लेना पड़ता है, नोटरी करा के लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटरी की कितने रुपए की बोले है नोटरी बाबा, इन्होंने 500 रुपीज की नोटरी बोली है, इज इट क्लियर। तो अमाउंट क्या आएगा सर ये इधर सॉरी बिल्स रिसीवेबल 20K से बढ़ा और ये 500 से, तो इधर अमाउंट कितना आएगा 20,500, आया ना बराबर। और इसका भी अभी सेम सिचुएशन आएगा यहाँ पे एंट्री नंबर 4 बराबर। बिल्स पेएबल थे, बिल्स अभी पे करने हैं क्या, नहीं करने, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है, यहाँ पे क्रेडिटर्स वापस से खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पे इसका एक्सपेंस भी बुक होगा। कौन से एक्सपेंस बुक होंगे, नोटिंग चार्जेस करके, क्या बुक होंगे, नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पे आएगा इसका सबसे पहले तो नोटिंग चार्जेस, फिर आएगा इसका बिल्स पेएबल जो कम हुआ है वो, और फिर आएगा इसका टू क्रेडिटर, इज इट क्लियर। तो नोटिंग चार्जेस कितने थे 500 थे, फिर यहाँ पे कितना था बिल्स पेएबल कितना था इसका 20K, और यहाँ पे क्रेडिटर कितने 20,500। देखो अमाउंट्स ना मैच होते रहने चाहिए तुम लोग के, बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल ये सारे मैच होते रहने चाहिए। मैच हो रहे तो समझ जाने का आप सम राइट करते जा रहे हो, अगर मैच नहीं हो रहे ना, कुछ भी ऊपर नीचे गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, तो समझ जाना आपकी गाड़ी गिर गई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सिंपल था कि नहीं था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, टेंशन मत ले, बेसिक क्वेश्चन था, लिख लो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बेसिक से शुरुआत होती है, आगे आगे जाएंगे हम लोग, डिफिकल्टी बढ़ते जाएंगे, लिख लो। वापिस से एक नई स्टोरी, सेम स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए था, बी था, ए ने बी को बिल सेल किया, बी ने एक्सेप्ट किया वगैरह, सब 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 ठीक था। तो अभी डायरेक्टली आते हैं, मैं डायरेक्टली किधर आता हूं, ऑन ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट मतलब जिस दिन पैसा देने वाला है उस दिन अगर पैसा दे दिया तो अच्छी बात है, आया ना बराबर। अगर पैसा नहीं दिया तो दिक्कत वाली बात आएगी, बराबर। लेकिन यहाँ पे ना ड्यू डेट से पहले ही, इस सिचुएशन में ड्यू डेट से पहले हम लोग को एक केस स्टडी करनी पड़ती है। केस स्टडी क्या है पता है क्या, जब ए ने बी को बिल भेजा, बी ने एक्सेप्ट करके ए को लाया, तो कभी कभी इंसान भूल सकता है, इंसान भूल सकता है ना, आया ना। तो मिस्टर ए ने क्या डिसाइड किया पता है क्या, मैं एक काम करता हूं, ये जो मेरा बिल है ना, बिल मैं मेरा बैंक को दे देता हूं। क्या करता हूं मैं, बैंक को, और बैंक को बोलता हूं कि बाबा ड्यू डेट के दिन पे जाके उनसे वो बिल कलेक्ट करना। इज इट क्लियर। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यू डेट को जाके वो बिल कलेक्ट करना, मतलब बिल की अमाउंट क्या करनी है आपको, कलेक्ट करनी है। इज इट क्लियर। अगर कलेक्ट हो गई तो अच्छी बात है, मतलब आम जिंदगी है, अगर कलेक्ट नहीं हुई तो दिक्कत आएगी ना, आया ना। नाउ पे अटेंशन। तो सबसे पहले तो क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो या बैंक के साथ ना दो तरीके की चीजें होती है। एक होता है बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल आपने क्या किया है, बैंक को भेजा है ताकि कलेक्ट हो सके। और एक और केस स्टडी होती है जहां पे होता है बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है गाइस। तो दोनों अलग अलग तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ने बैंक को बिल दिया है ताकि बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्ट कर सके पैसा, ताकि हम, देखो इंसान भूल सकता है ना, आया ना। तो जो अगर इंसान भूल गया तो मिस्टर बी के पास ऑप्शन है ना कि पैसा मांगने आया ही नहीं मेरे पास। अगर कोर्ट में गए भी तो मिस्टर बी क्या बोलेगा, पैसा मांगने ही नहीं आया मेरे पास। तो एक काम करता हूं ना, मैं बैंक को देता हूं, बैंक तो कम से कम भूलेगा नहीं। बैंक सिस्टमेटिक थ्रू चलता है, सिस्टम के थ्रू चलता है, तो बैंक एटलीस्ट भूलेगा नहीं, तो मैं बैंक के पास अपना बिल
सेंड करके रखता हूं ताकि बैंक ड्यू डेट पे जाके पैसा कलेक्ट करे। इज इट क्लियर? ठीक है, और बैंक कलेक्ट करके बैंक के पास नहीं रखेगा, बैंक मेरे बैंक अकाउंट में डालेगा डायरेक्ट पैसा। आया ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी, मतलब जिसने सेल किया ये सेलर है और ये परचेसर है। ठीक है, आया ना? तो सेलर अपने बुक में एंट्री क्या मारेगा? सेल एंट्री मारेगा, डेटर्स टू सेल्स। आया ना? और परचेसर क्या एंट्री मारेगा? परचेस टू क्रेडिटर। बराबर। फिर व्हेन बिल इज एक्सेप्ट, बिल एक्सेप्टेंस, ये दोनों एंट्री तो सेम ही रहेगी हर चीज में। बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल। अभी यहाँ पे क्या हो गया देखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यहाँ पे एक नई एंट्री आई, इसकी एंट्री क्या है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आपके कम हो गए क्योंकि अभी बिल्स रिसीवेबल आपके पास बचे नहीं ना, अपने बैंक के पास ट्रांसफर कर दिए वो बिल, तो आपके अकाउंट में से बिल्स रिसीवेबल, आपके बुक्स में से बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएंगे और क्या नया अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको? बिल सेंड फॉर करेक्शन। अपना ही है ना पैसा, पैसा आने अपने वाले पास ही है, तो असेट है ये अकाउंट। क्या है आप लोग के लिए? असेट है। इज इट क्लियर? तो असेट्स अगर बढ़ रहे तो क्या होगा? आपका डेबिट इफेक्ट गिरेगा। आया ना? अभी बिल सेंड फॉर कलेक्शन से इस पार्टी का कुछ लेना देना है क्या? हाँ, मिस्टर बी को कानो कान खबर भी है क्या कि बाबा मैंने बिल भेजा है बैंक में कलेक्ट करने के लिए? नहीं, तो इसके बुक्स में एंट्री नहीं जाएगी, नो एंट्री। इज इट क्लियर? पक्का? अभी ड्यू डेट आ गए, अभी क्या हो गया? ड्यू डेट आ गया, तो केस 1 आ गई आपके, बिल इज ऑनर्ड। बिल इज ऑनर्ड मतलब पैसा आ गया, सामने वाले ने, पार्टी ने क्या किया? पैसा पे किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और क्या कम होगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट मेरा कम हो जाएगा। अभी कलेक्शन में थोड़ी ना रहा, पैसा आ गया ना, तो कलेक्शन दिखेगा क्या? नहीं, कलेक्शन में भी दिखाऊंगा, बैंक में भी दिखाऊंगा तो गलत हो जाएगा ना, है ना? तो कलेक्शन कम करना पड़ता है और बैंक बढ़ाना पड़ता है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या हो गया? बिल्स पेएबल टू कैश, जो पे करना था वो कम हो गया, इसके लिए डेबिट इफेक्ट गिरा है, और कैश क्या हो गया? असेट्स मेरा कम हो गया तो मेरा क्रेडिट इफेक्ट गिरा। इज इट क्लियर? बराबर। केस बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटोस। क्या बोलता हूं मैं इसको? मेंटोस वाली जिंदगी। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ, बिल अगर डिसऑनर्ड होता, मतलब बिल अभी बचा ही नहीं ना, आया ना, तो मेरे डेटर्स वापस से बढ़ जाते, आया ना? बिल सेल फॉर कलेक्शन, ये तो वैसे भी कम होने वाला था क्योंकि अभी कलेक्शन में बिल ही नहीं बचा, तो कलेक्शन करूंगा क्या मैं? नहीं, तो ये तो कम हो गया वापस से, आया ना? और लास्ट में मैंने वापस से कैश में भी खर्चा भी किया। ये क्या था मेरा खर्चा? कौन सा था? नोटिंग चार्जेस। आया ना? बराबर। और यहाँ पे इसकी बुक्स में एंट्री क्या गिरेगी? इसकी बुक्स की एंट्री सेम ही है, देखो, बिल्स पेबल कम हुआ, नोटिंग चार्जेस आ गए और क्रेडिटर्स बढ़ गए। आया ना? तो एंट्री सारे ऊपर से नीचे समझ में आ गए। एंट्रीज लिख लो, चलो फटाफट। आप लोग को मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, फटाफट लिखने आप लोग को। ओके देन, एग्जाम्पल सॉल्व करना है ना अभी। एग्जाम्पल, ए सोल्ड गुड्स ₹50,000 टू बी एंड ड्रॉज द बिल एंड एक्सेप्ट बाय बी। ओके, ए ने ड्रॉ भी किया और बी ने एक्सेप्ट भी किया। बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। बिल क्या हुआ है? बैंक के पास सेंड हुआ है कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, ऑन ड्यू डेट बिल गेट डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹200। अभी ड्यू डेट पे उन्होंने सीधा सीधा बोला है, क्या बोला है? कि बिल ऑनर नहीं हुआ है, आपका बिल क्या हुआ है? डिसऑनर्ड हुआ है, तो आपको सिर्फ डिसऑनर्ड की एंट्री मारनी है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जांपल आता है आपका। बस अभी यहाँ पे कितनी 2 लाइन है ना, तो एग्जाम में 4-5 लाइन रहती है, बस ज्यादा कुछ नहीं रहता। कितनी लाइन रहते हैं? 4-5 लाइन। तो 4-5 लाइन के भी सम करेंगे हम लोग और मजा आएगा। ठीक है, ये तो मैंने एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा है, वो लोग पूरा एकदम नरेशन के साथ लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ XYZ पर्सन, ऐसा पूरा डिटेल में लिखते हैं। मैंने क्या लिखा है? ए सोल्ड गुड्स टू बी। अल्टीमेटली पूरा वो जो 4-5 लाइन का पैराग्राफ रहता है ना, पूरा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, उसमें से हाईलाइटेड चीजें ही इंपॉर्टेंट रहती है। जो हाईलाइटेड होती है वो उतने मैंने इधर लिखी है। ठीक है, तो भाई पार्टीशन करना पड़ेगा ना, है ना? तो चलो स्टार्ट करें। ये तो ए की बुक्स है और ये बी की बुक्स है, बराबर। सबसे पहले एंट्री क्या मारूंगा? सेल की एंट्री मारूंगा, आया ना? तो सेल की एंट्री क्या आएगी मेरी? सर, बेस अकाउंट टू
सेल्स, आया ना। और यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, परचेज टू एज, बराबर। दूसरी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, अभी बिल्स एक्सेप्ट हो गया ना, तो बिल्स रिसीवेबल टू बेस अकाउंट, आया ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज अकाउंट, एज अकाउंट टू बिल्स पेबल, बराबर। यहां तक किसी को कोई डाउट। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 क्या हुई, आगे क्या बोला उन्होंने, देखो एक एक चीजें पढ़ने का। सेल की एंट्री मार दी, हाँ मार दी सर। बिल एक्सेप्ट की एंट्री मारी, मार दी। फिर अभी क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री आएगी ना। तो यहाँ पे एंट्री अकाउंट कौन सा ओपन होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कम हो जाएगा मेरे, आया ना। बराबर अमाउंट लिखना भूल गया रे, 50 के। चलो यहां तक बातें क्लियर है सर। ये थर्ड एंट्री इसकी बुक्स में आएगी क्या, कुछ नहीं, इसका कुछ संबंध नहीं है, आया ना। अभी फिर क्या, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 में आपकी ऑन ड्यू डेट सिचुएशन क्या आ गई है, बिल गेट्स डिसऑनर, मतलब बिल अभी आया, पैसा आया क्या, नहीं, तो वापस क्या खड़े हो जाएंगे मेरे डेटर्स, वापस रेडी हो जाएंगे, आया ना। तो डेटर कौन है मेरा यहाँ पे, बेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कम हो जाएगा ना अभी, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बराबर। और वापस टू और क्या आ जाएगा, टू कैश, क्यों, क्योंकि कैश में उसने खर्चा किया। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितना था, 50 के था, और कैश में कितना खर्चा किया था, 200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50,200 अमाउंट आ जाएगा, हाँ या ना, बराबर। फिर अभी यहाँ पे एंट्री नंबर 5, यहाँ 4 यहाँ पे भी आएगी। यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, बताओ जरा, बताओ बताओ सब। बिल्स पेएबल कम हो गए, इसके बिल्स पेएबल कम हो गए, बराबर। और इसका खर्चा भी बढ़ा ना, नोटिंग चार्जेस। अब ये दोनों चीजें किसको पे करनी है, इसको टू एज अकाउंट, आया ना। बिल्स पेएबल कितना था, 50 के था, नोटिंग चार्जेस 200 थे, और यहाँ पे अमाउंट आ गया आउटर कॉलम में 50,200। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट है, नहीं, लिख लो फिर, चलो फटाफट। हाँ तो गाइज आज का लेक्चर बस इतना ही। तो आज क्या क्या देखा हम लोग ने, एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कल यहाँ तक बातें हो गई थी। आज हम लोग ने जर्नल एंट्री स्टार्ट किए थे। तो केस 1 देखा था हम लोग ने कि इफ द बिल इज रिटर्न ऑन मैच्योरिटी डेट, ये हम लोग ने देखा। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये दो ही चीजें देखी आज हम लोग ने। आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या स्टडी किया, तो सिर्फ दो ही चीजें स्टडी की है। फिर उसके बाद हम लोग कल क्या देखेंगे, बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, और फिर आता है आपका बिल इज एंड्रॉस्ड। ये कल के लेक्चर में हम लोग दो चीजें स्टडी करेंगे। इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ये कुछ थोड़ा ट्रिकी लगता है बच्चों को, तो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं अपने बोर्ड्स, उसमें ज़्यादा करके डिस्काउंटेड वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और गलतियाँ कर बैठे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे आप लोग का आगे का जो टॉपिक आता है, वो रिन्यूअल ऑफ बिल करके भी एक कुछ तो कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा तुम लोग को। रिन्यूअल ऑफ बिल होता है, रिबेट होता है, फिर डिस्काउंट होता है, इंटरेस्ट लगता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर, चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइज, वी सी यू गाइज टुमारो।